नमस्ते सर। 11 जून को श्री राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन होता है। और वो एक ऐसे क्रांतिकारी हैं भारतीय इतिहास के, जिसमें मतलब जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की थी। तो जैसे हम जानते हैं कि भगत सिंह जिस संगठन के एक हिस्सा थे, उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। और उनका जन्मदिन था कल, तो मैं उनके विषय में थोड़ा पढ़ रहा था। तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जो बायोग्राफी मुझे मिली, वो एक छोटा सा लेख था जो भगत सिंह ने स्वयं लिखा था। और उसमें उनके विषय में बहुत सारी बातें बताई थी, पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कॉन्स्पिरेसी की वजह से फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और जब ये सज़ा सुनाई गई, तो जैसे ही फांसी का दिन करीब आ रहा था, उससे जस्ट एक हफ्ता पहले उनसे मिलने उनकी माँ वहाँ पहुँची। तो उनके बीच का एक संवाद है। तो माँ को देखकर बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। तो माँ ने उनसे कहा, अपने पूर्वजों की तरह धर्म और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने से मत घबराओ। जैसे हरीश चंद्र, दधीची इत्यादि ने दिया था, संदेह और पछतावे की कोई जगह नहीं है। तो बिस्मिल की बात सुनकर जोर से हंसने लगे। वो बोलते हैं, माँ, मुझे कैसा पछतावा और कैसा संदेह? मैं कोई पाप थोड़ी किया है। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। लेकिन जैसे घी आग के पास आता है तो थोड़ा पिघल जाता है, वैसे ही तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। ऐसा ही कुछ मेरा रिश्ता है तुम्हारे साथ। इसी बात के साथ उनकी जो भेंट थी वो ख़त्म हो गई। और उसके शायद एक अगले दिन ही बिस्मिल को फांसी सुना दी गई, फांसी दे दी गई। अब एक माँ का अपने पुत्र से बात कहना और बेटे का इस तरह का भाव रखना वहाँ पे, ये मतलब मैं आज के समय में तो शायद नहीं सोच सकता। तो मेरा प्रश्न बस यही था कि वैसे माँ बाप या वैसा परिवेश और वैसे युवा आज भारत में क्यों नहीं है? देखो, इंसान को तो निर्मित करना पड़ता है ना। हम्म। सार्त्र का याद है ना, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। एसेंस तो उसमें स्थापित करनी पड़ती है, निर्मित करनी पड़ती है। पशु सब अपनी माँ के गर्भ से पैदा हो जाते हैं। मनुष्य को, पुरुष को तो शिक्षा विद्या की लंबी प्रक्रिया से गुजार कर पैदा करना पड़ता है। वो गर्भ से नहीं पैदा हो सकता। तो अगर वो प्रक्रिया बाधित है या शुरू ही नहीं हो रही, तो वैसे पुरुष फिर पैदा नहीं होंगे। हम्म। आज का जो सारा खेल है वो इसमें है कि बहुत कुछ है दुनिया में भोगने लायक, और एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है जो आपको हक देती है भोगने का, अगर आप पर्याप्त मेहनत कर सको तो आगे बढ़ो और भोगो। और ये बड़ा सशक्त तर्क मालूम पड़ता है ना सब अभिभावकों के लिए। ये तर्क लगभग अकाट्य है। कहते देखो, अंग्रेज तो है नहीं जो तुम्हारा हक छीनेंगे, व्यवस्था ऐसी नहीं है जो पक्षपात करेगी। तुमको तो अब बस अपने दम पर ये जो एक दौड़ चल रही है उसमें आगे निकलना है। अगर तुम आगे निकल सको तो असीमित भोग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो आगे निकलो ना। मनुष्य विद्रोह तब करता है जब उसको दिखाई पड़ता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।
आज स्थिति ये है कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि अन्याय हो रहा है क्या। हर चीज तो संतुलित दिखाई पड़ती है, हर चीज में तो लगता है कि आपको सम्यक अधिकार मिले हुए हैं। कहीं कोई आपका हक छीन नहीं रहा, तो विद्रोह कैसे होगा। तब इसलिए हो पाया क्योंकि जो आक्रांता था, अन्यायी था, शोषक, अत्याचारी, वो बहुत कुटिल नहीं था। वो दिखा देता था कि हाँ मैं हूं शोषण करता। वो लिख देता था साफ साफ, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। आज ये लिखा नहीं जाएगा, बस वहां लिख दिया जाएगा राइट टू एडमिशन रिजर्व्ड, बस इतना। कोई नहीं लिखेगा वहां साफ साफ। और मेन्यू कार्ड एकदम दरवाजे के बाहर ही लगा दिया जाता है। एक पोडियम खड़ा कर दिया जाता है रेस्टोरेंट के बाहर, और उस पर मेन्यू रखा होता है ताकि आपको आपकी औकात पता चल जाए, आप खुद ही नहीं अंदर घुसोगे। रोका आज भी जा रहा है, पर आज तरीका इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि किसी ने ना अत्याचार करा ना अपमान करा। तब आपको रोकने का तरीका, आपके शोषण का तरीका स्थूल था। वहां पर एक खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि कुत्ते और भारतीय भीतर नहीं आ सकते, क्लब है, रेस्टोरेंट है, इन सब में। तो खून खौल जाता था। आज खून खौलता नहीं है। आज आप देखते हो कि मैं अंदर स्वेच्छा से नहीं घुस रहा हूं क्योंकि दाम भारी हैं घुसने के, तो मैं अब मेहनत करके कमाऊंगा। एक युवा है आज से 100 साल पहले का, ठीक है, और बिल्कुल उसी समय के थे। हम 1924 की बात करें तो उसी समय पर ये सब जो SHRA का पूरा जो क्रांतिकारी कार्यक्रम था वो चल रहा था। काकोरी कांड भी 1925 का ही है। 1918 में मैनपुरी वाला हुआ था। तो बिल्कुल 100 साल पहले की बात है। तब जिसको रोका गया उस क्लब में या रेस्टोरेंट में घुसने से, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वो कहेगा मैं देख रहा हूं कि वहां से उतनी दूर से गोरे लोग आए हैं और यहां हमारे ही पैसे लूटकर हमें अपमानित कर रहे हैं, ठीक है ना। तब आपको दिखाई दे जाता था। आज एक फॉरेन चेन है, चेन ऑफ होटल्स या चेन ऑफ क्लब्स, या वो भी आपको घुसने नहीं दे रही, लेकिन वो बस आपको मेन्यू कार्ड दिखा देती है और आप अंदर घुसते नहीं। आपकी अब प्रतिक्रिया ये होती है कि मैं अब ऐसी ही किसी MNC में जॉब लेकर के पैसे कमाऊंगा ताकि मैं एक दिन अंदर घुस पाऊं। बिल्कुल वैसे ही आपको आज भी रोका गया जैसे 100 साल पहले रोका जाता था, पर तब मामला खुला था तो आप विद्रोह करते थे। आज मामला ज्यादा कुटिलतापूर्ण है तो आप विद्रोह नहीं करते, आप बल्कि अपने ही शोषक के तलवे चाटना शुरू कर देते हो। आप कहते हो ठीक, जैसे ये एक मल्टीनेशनल होटल है और उसमें मुझे घुसने से मना करा गया है, तो इसमें घुसने के लिए मैं किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा ताकि एक दिन इस मल्टीनेशनल होटल में घुस सकूं। विद्रोह थोड़ी कर रहे हो आप, काम बिल्कुल वही चल रहा है, लेकिन आज आप विद्रोह करने की जगह और दलवे चाटते हो। शोषक आपका ज्यादा होशियार हो गया है। उसने आपको यह बता दिया है कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम भी हकदार हो, बस और मेहनत करो। और हक दे भी दिया जाता है। 2-4 लाख लोगों से मेहनत करा के किसी एक को पोस्टर बॉय बना दिया जाता है कि देखो इसको हक मिला कि नहीं मिला, देखो इसने इतनी मेहनत की तो ये ऊंचे पायदान पर पहुंच गया, तुम सब मेहनत करते रहो। किसी एक को दिखा दो कि देखो साहब ये सफल हो गया, सक्सेस, और उसकी सक्सेस दिखा के लाखों करोड़ों से मेहनत करवाते रहो। कोई उसमें फिर विद्रोह नहीं करेगा। विद्रोह आदमी तब करता है जब कह दिया जाता है तेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। आज आपको रास्ता दिखा दिया गया है, कहा ये देखो ये करो ये करो ये करो, ऐसा ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें एक गुड लाइफ मिल सकती है। तो सब लोग वो गुड लाइफ के पीछे पड़े हैं। विद्रोह की जो ऊर्जा थी वो गुड लाइफ को पाने में जा रही है। आज का जो शोषक है वो ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा कुटिल है, तो इसलिए आप नहीं विद्रोह करते।
समझ में आ रही बात? ये आशा बड़ी जबरदस्त चीज है ना। अंग्रेजों ने आशा छीन ली थी भाई। अंग्रेजों के समय में आप बन ही नहीं सकते भारत के राष्ट्रपति, आप बन ही नहीं सकते बहुत बड़े सेठ। और कहीं कहीं पे नियम है कि कुछ सड़कें हैं उन पर भी आप चल ही नहीं सकते, नियम है। आशा छीन ली थी। आज आपको आशा दे दी गई है, भले ही वो जो आशा दी गई है उसके फलीभूत होने की संभावना 1/10 लाख हो, लेकिन आशा तो है। और आशा बड़ी चीज है। आप कहते हो वो जो एक सफल होगा वो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो आशा का झुनझुना बजाते बजाते फिर बम थोड़ी बजाओगे आप, भगत सिंह थोड़ी बनोगे। हर आदमी आशा में लटका हुआ, एक दिन मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, सक्सेस। बाकी लोग वही हैं, यहीं के तो शाहजहांपुर के तो थे। लोग वही हैं, जीन्स वही हैं, वही स्पष्टता अगर वापस आ जाए तो वैसा ही विद्रोही चित्त फिर उठ खड़ा होगा। सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे बिस्मिल, अच्छे दर्जे के लेखक और कवि भी थे। उनकी जीवनी पढ़ने लायक है, को पढ़िएगा आप लोग। मजबूत, तगड़ा, जवान आदमी, दिखने में सुंदर, आकर्षक, औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी लेकिन उसके बाद भी कलम से बहुत पैना, अच्छे लेख, अच्छी कविताएं, निडर, बेबाक, अदालत में भी अपनी बात आप रखने वाला, और अच्छा प्रबंधक भी। यही नहीं कि बस तोड़फोड़ और शोर शराबा और नारेबाजी और बम, गोला, बारूद, बंदूक। एक कुशल प्रबंधक, अच्छा ऑर्गेनाइजर, उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल तक साथियों को इकट्ठा करना, दल की स्थापना करना, कारनामों को अंजाम देना। लोग तो हम आज भी वही हैं, बस आज हमें उम्मीद लग गई है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो गुड लाइफ मिल जाएगी, और गुड लाइफ माने बढ़िया भोगने को मिलेगा। जानते हो गुड लाइफ के सपने उनको भी दिखाए गए थे। फांसी से मुश्किल से हफ्ता भर पहले उनको क्या प्रलोभन दिया गया था पता है? बोले बस गुनाह मान लो और हमारे साथ आ जाओ। जवान ही थे, बोले बैरिस्टरी की पढ़ाई करने लंदन भेजेंगे सरकार के खर्चे पे। दिखाई पड़ रहा है कि 100 साल बीत गए, लेकिन सपना आज भी वही है कि स्कॉलरशिप पे लंदन पढ़ने जाऊंगा। वो सपना आज हमें साकार होता दिख जाता है कि हाँ हो जाएगा, मैं भी बाहर जाऊंगा, एजुकेशन लूंगा, कनाडा नहीं तो लंदन। तो कौन विद्रोह करे? जब लंदन में जाकर के टैक्सी चलाई जा सकती है तो विद्रोह क्यों करें? क्यों इस व्यवस्था से जूझें जब ये व्यवस्था कह रही है नहीं नहीं हमसे जूझो नहीं, हमारे भीतर रहो, हम तुम्हारे सपने साकार करेंगे, हम तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे। पहले जो व्यवस्था थी वो मुंह पे थप्पड़ मार देती थी, कहती थी तुम्हारे सपने साकार नहीं हो सकते, ब्लडी इंडियंस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
आज वो ये नहीं कहते तुम्हारे सपने साकार नहीं हो सकते, आज कहते तुम्हारे सपने साकार हो सकते हैं, आओ आओ हमारी तरफ आओ, हमारी सेवा करो, हम तुम्हारे सपने साकार करेंगे। तो आज का जो युवा है वो पांव दबाने में, तलवे चाटने में लगा हुआ है। क्यों किसी को विद्रोही बनाना जब उसको गुलाम बनाया जा सकता है? अब वो अपनी मर्जी से आपकी सेवा करेगा। क्यों किसी को दुश्मन बनाना जब उसको नौकर बनाया जा सकता है? और उसको ये बोलो देखो ये तुम्हारा करियर पाथ है, तुम बस जान लगा करके सेवा करे जाओ, धीरे धीरे करके हम तुम्हें ये करियर प्रोग्रेशन देंगे और एक दिन तुमको हम लंदन में बसने का मौका भी देंगे। आज सबके पास सपने हैं, और सपने मिथ्या नहीं साबित होते, क्योंकि 1,00,000 में एक का सपना पूरा करके दिखा दिया जाता है। एक का सपना पूरा हो जाता है, सबको लगता है उसका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। जिन भी विकसित देशों में, जिन भी विकासशील देशों में विकसित देशों को अपना माल बेचना होता है, वहां की एक लड़की को पकड़ के मिस यूनिवर्स बनाते हैं पहले। भारत हो, कई अन्य देश हो, ये लगातार एक पैटर्न रहा है। अब वहां हर किस्म की ऐसी सामग्री बेची जा सकती है जो अन्यथा नहीं बिकती। अब वहां हर जवान लड़के लड़की को लगता है देखो अगर उस लड़की को इस तरह की लाइफस्टाइल संभव हो पाई तो हमें भी हो सकती है। आपको क्या लगता है ये सब काम प्रतिभा के दम पे हो रहा है कि मेरिट है वो इसलिए वहां पे मिस वर्ल्ड या यूनिवर्स या ये सब कुछ? वो सब इंटरनेशनल इकोनॉमी तय करती है कि किस देश में हमें अब अपना माल बेचना है, तो वहां किसी को उठा करके दिखा दो ये देखो, और फिर वही जो लड़की है वो एम्बेसडर बनेगी, ब्रांड आगे बढ़ाएगी तरह तरह की कंपनियों का। समझ में आ रही है बात? सपने, आशा, उम्मीदें बड़ी घातक चीज होते हैं। पहले फांसी से लटका के मारते थे, अब सपनों से लटका के मारते हैं, और अब कोई कहता भी नहीं कि मार दिया। भूखे पेट जी लेता है आदमी, बस उसको सपने दे दो। ये सबक सीख लिया शोषण करने वालों ने, बोले देखो इन्हें रोटी देने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें सपने दो। पूरा जो ग्लोबल साउथ है, अविकसित विश्व, ये सपनों पे जी रहा है, और वो सपने भी देने वाले कौन है? वही विकसित लोग, वो आपको सपने देते हैं। सारे सपने आपने उन्हीं से तो लिए हैं। आपके कौन से सपने नेटिव हैं? सब उन्हीं के सपने हैं जो आपने आयत किए। गुड लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है भारत में ही, मान लो, वो कौन सा भारतीय कॉन्सेप्ट है? वो कहां से आया जिसको आप गुड लाइफ बोलते हो? उसमें इंडियननेस कितनी है? और गुड लाइफ का जो पिनकल होता है, शिखर, वो तो यही होता है कि आप भारत छोड़ के बाहर बस गए। तो उसमें क्या इंडियननेस रहेगी? गुड लाइफ का मतलब ही ये है कि गुड लाइफ का आखिरी कदम है कि आपने इंडिया छोड़ दी, तो गुड लाइफ में क्या इंडियननेस है फिर? सबसे गुड लाइफ किसकी मानी जाती है? जो जाके वहां कहीं सेटल हो गया है, और सेटल करने को मिल भी जाता है। कुछ को, उन कुछ के दम पर सब लटके हुए हैं सपनों से। अब नहीं है किसी को सरफरोशी की तमन्ना, अब सबको वीजा की तमन्ना है।